नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच एक बार फिर परमाणु संकट सुर्खियों में है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को अमेरिका या किसी अन्य देश को नहीं सौंपेगा। तेहरान के इस ऐलान से उस दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है जिसमें अमेरिकी मीडिया ने कहा था कि ईरान अपने यूरेनियम स्टॉक को छोड़ने पर सहमत हो गया है। सवाल यह है कि आखिर ईरान के इस रुख का मतलब क्या है? क्या तेहरान दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है, या फिर यह अमेरिका पर दबाव बनाने की एक नई रणनीति है? दरअसल संवर्धित यूरेनियम यानी किसी भी देश के परमाणु कार्यक्रम का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पश्चिमी देशों की चिंता ये रही है कि उच्च स्तर तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने की दिशा में किया जा सकता है। हालांकि ईरान लगातार दावा करता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। लेकिन अब जब तेहरान ने यूरेनियम भंडार किसी तीसरे देश को सौंपने से इनकार कर दिया है, तो क्या परमाणु समझौते की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक कोशिशें कमजोर पड़ती नजर आएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर टकराव का खतरा बढ़ गया है? क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अडिग है? क्या अमेरिका के लिए यह कूटनीतिक झटका है? और क्या दुनिया एक नए परमाणु तनाव की तरफ बढ़ रही है? इन्हीं बड़े सवालों पर आज सबसे बड़ी भविष्यवाणी के साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। उन मेहमानों से जानेंगे आखिर क्या कुछ चीजें जो है आगे रुख ले सकती हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे खास मेहमान भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एच.एस. रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति रावत जी बढ़ती जा रही है, ऐसे में यूरेनियम को लेकर जो है तनावपूर्ण स्थिति, तनातनी जो है दोनों देशों के बीच बनती आ रही है, क्योंकि परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका पूरी तरह से रोक चाहता है। हालांकि ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार नहीं। क्या कुछ स्थिति जो है आगे बनती हुई दिखाई दे रही है? अभी अभी मैंने प्रश्न ज्योतिष लगाई है, जो युद्ध के लिए सबसे कारगर होती है। ज्योतिष के जो 10 सब्जेक्ट हैं उसमें प्रश्न ज्योतिष सबसे कारगर है। अभी कर्क लगन है और 12 भाव, ये युद्ध, लड़ाई, खर्चा, परेशानी, टेंशन, तनाव का कारण जो भाव होता है उसमें बुध, शुक्र और गुरु, 3 शुभ ग्रह बैठे हैं। तो इसका मतलब ये स्थिति पैदा हो रही है अभी कि युद्ध की संभावना नहीं है। ये ऐसे ही इनका नूरा कुश्ती का खेल चलता रहेगा। अमेरिका टाइम बाय करता रहेगा और अभी युद्ध नहीं करेंगे जब तक अमेरिका पूर्ण रूप से आश्वस्त ना हो जाए कि अब हम जीतने की स्थिति में हैं। इजरायल और अमेरिका को जब एहसास हो जाएगा हम जीतने की स्थिति में, तो ही ये युद्ध करेंगे। और रही जो परमाणु कार्यक्रम का जो यूरेनियम है, वो ईरान इनको नहीं सौंपेगा। अगर ईरान सौंपेगा तो ईरान की बहुत बड़ी बेइज्जती है और ईरान भविष्य के लिए एक खतरा मोल लेने वाला होगा और वो एक तरह से अमेरिका और इजरायल का गुलाम हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में कभी भी ईरान नहीं चाहेगा कि वो इनका गुलाम हो। वो मरना पसंद करेंगे, वो लड़ना पसंद करेंगे, लेकिन ये इनकी गुलामी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो जितना बुरा वक्त झेल चुके हैं उससे ज़्यादा बुरा वक्त इनका क्या हो सकता है। उनके सबसे सर्वोच्च जो नेता थे, धार्मिक नेता और उनके जो लीडर थे, खौमेनी साहब की हत्या कर दी, बहुत सारे बड़े बड़े इनके जनरल और सैनिक मार दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लड़ने के लिए तैयार हैं और वो ये चाहते भी हैं कि हम लड़ें और हम ये यूरेनियम इनको नहीं देंगे किसी कीमत पर। अगर मान लो वर्ल्ड पीस की बात होती है और यूरेनियम सौंपने की बात होती है तो वो रसिया को दे सकता है, क्योंकि एक विश्वसनीय कंट्री रसिया हो सकता है। रही युद्ध की बात, तो अभी मुझे नहीं लगता ये युद्ध आगे चलेगा। हाँ, आगे आएगा जरूर समय, लेकिन जैसे शनि नीच का होगा अगली साल, और 1 साल में पूरी प्रिपरेशन करेंगे। जब तक सीज फायर जो है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है अभी ग्रह गति इतनी बुरी नहीं है। जैसे जब पहले हमने आपके साथ भविष्यवाणी की थी कि युद्ध होगा, युद्ध हुआ, हमने कहा समझौता होगा, समझौता हुआ। तो ये स्थिति ग्रहों के अनुरूप अनुरूप चलती है। तो ग्रह अभी आज की डेट में ऐसे नहीं है कि जो विश्व युद्ध पैदा कर दें या ग्रह अभी युद्ध को आगे बढ़ाएं। छोटी मोटी घटनाएं चलती रहेंगी और पब्लिक डिलेमा में बनी रहेगी, बाकी के कंट्री डिलेमा में बने रहेंगे और ऐसे ही खींचातानी अभी चलती रहेगी। जी ठीक है रावत जी, जिस तरह से फिलहाल परमाणु को लेकर समझौता बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। अगर यूरेनियम ईरान ने नहीं सौंपा तो अमेरिका ने भी चेतावनी दे दी है कि आगे आने वाले समय में हमला कर दिया जाएगा। हमारी सैन्य ताकत जो है पूरी तरह से सशक्त है, समक्ष है।
हमला करने के लिए। तो ये सैन्य कार्रवाई की बार बार चेतावनी दी जा रही है, ऐसे में ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक चेतावनी है या फिर आने वाले समय में ये टकराव भी देखने को मिल सकता है? टकराव तो देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। अभी अमेरिका और इजराइल इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी कीमत पर ग्राउंड पर जाकर के ईरान को जीत लें, क्योंकि ईरान को भी मौका मिल गया अपनी तैयारी करने का। ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड हो रही है, ईरान को हथियार पहुंच रहे हैं, और साथ में चाइना पूर्ण रूप से अमेरिका के खिलाफ हो चुका है और वो खुल करके मदद करने के लिए तैयार है, और रशिया भी खुल करके मदद करने के लिए तैयार है। तो ऐसी कंडीशन में इतनी दूर से अमेरिका का यहाँ आकर के और इतने बड़े कंट्री के साथ युद्ध लड़ना इतना आसान काम नहीं है। और इजराइल की भी स्थिति इतनी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति नहीं रही है, क्योंकि इजराइल जो है वो ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज के अंदर आता है। तो इस हिसाब से अभी ये तैयारी कर रहे हैं, पूरी ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं, और फिर उस समय सत्ता परिवर्तन की तैयारी, जब तक ये सत्ता परिवर्तन नहीं करते ईरान में, जब तक इनकी विजय नहीं मानी जाएगी। और अगर ये इसी प्रकार से यूरेनियम का समझौता कर लेते हैं, लंबी दूरी की मिसाइलों का समझौता कर लेते हैं, तो मुझे लगता है ये युद्ध थमेगा नहीं। बाद में ये युद्ध होता रहेगा, छोट-छोट युद्ध होता रहेगा, गुरिल्ला युद्ध होता रहेगा। अमेरिका यहाँ बुरी तरीके से हार करके जाने वाला है। ये ईरान को ये समझ बैठे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो बहुत कमजोर कंट्री था, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके पास हथियार नहीं थे, उसके पास हवाई जहाज नहीं थे, लेकिन ये तो पूर्ण रूप से सक्षम है, और उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है, उसकी प्रोडक्शन भी है। तो ये युद्ध नॉट ए इजी टास्क। अभी अमेरिका और इजराइल को इंतजार करना पड़ेगा, सीज फायर को करना पड़ेगा। और ये जो परमाणु यूरेनियम वाली बात है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को ये सौंप पाएगा। ग्रह गति तो यही कहती है। इसलिए इजराइल और ईरान के दोनों के टक्कर के प्लेनेट हैं, बराबर की टक्कर के प्लेनेट हैं, तो इसलिए हार जीत का फैसला इतना आसान नहीं है। और अभी ईरान अड़ा रहेगा अपनी शर्तों के हिसाब से, वो मनवाएगा। अगर उनकी शर्तों के हिसाब से समझौता होता है कुछ समय के लिए, तो एक पॉसिबिलिटीज है कि सीज फायर हो जाए, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन इजराइल कभी भी हार मान करके, अमेरिका कभी भी हार मान करके बैठेंगे नहीं। वो किसी भी रूप पर ईरान को खत्म करने की कोशिश करेंगे, यहाँ सत्ता परिवर्तन करा करके ही ये दम लेंगे। इन द मीन टाइम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बुरे ग्रह चल रहे हैं, उनका मृत्यु स्थान में शनि चल रहा है, तो उनकी लाइफ के साथ भी हादसा हो सकता है। उनके साथ कुछ हमला हो सकता है आतंकवादी, या वो स्वाभाविक मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं, या उनकी सत्ता परिवर्तन हो सकती है। ऐसी स्थिति उनकी चल रही है, उनके बुरे ग्रह चल रहे हैं। तो इसलिए अभी ग्रहों की जो चाल है वो कहीं ना कहीं तो अभी मध्यस्थता की तरफ जा रही है, सीज फायर की तरफ जा रही है, अभी युद्ध की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है रावत जी, देखिए आपकी ज्योतिषीय दृष्टि के अनुसार फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कब आ सकता है? इस साल, अगले साल, या क्या कुछ चीजें जो है रुख ले सकती हैं? सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की बात करें तो दोनों देशों की कुंडलियों के हिसाब से क्या कुछ चीजें सामने आ सकती हैं? दोनों देशों की कुंडलियों के हिसाब से देखूं तो अभी देखिए, कल 1 जून की रात को 1:30 बजे के करीब बृहस्पति उच्च का हो जाएगा। तो देव बृहस्पति उच्च का होता है तो सद्बुद्धि सबको ही आती है। नेतन्याहू को भी सद्बुद्धि आएगी, डोनाल्ड ट्रंप को भी आएगी, और ईरान को भी आएगी, और सभी को आएगी। और ये अभी तो 31 अक्टूबर तक की स्थिति है। तो 31 अक्टूबर तक तो मुझे लगता है भी शांति रहेगी। 31 अक्टूबर के बाद में फिर कहीं युद्ध हो सकता है। इन द मीन टाइम क्या है कि ग्रह आगे पीछे बकरी होते रहते हैं, मार्गी होते रहते हैं, लेकिन इतनी खतरनाक कॉम्बिनेशन नहीं है कि जो युद्ध की स्थिति पैदा करे। जब हम युद्ध की भविष्यवाणी करते हैं और जब वो सटीक बैठती है, वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब शनि मंगल की युति हो जाए, या शनि राहु की युति हो जाए, या राहु मंगल की युति हो जाए, केतु मंगल की युति हो जाए। जब पापी ग्रह 2-2, 3-3 इकट्ठे होते हैं तो जो शासक होते हैं उनकी बुद्धि खराब होती है। और जब शासक की बुद्धि खराब होती है, कोई देश तो खुद तो लड़ता नहीं है, वो शासक ही लड़वाते हैं, उनकी सेनाएं लड़ती हैं। तो इस वजह से शासक के ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के जो ग्रह हैं वो बहुत खराब चल रहे हैं। उनका जो शनि मृत्यु स्थान में चल रहा है, उनकी सिंह लगन में केतु चल रहा है, जो उनको आक्रामक बनाता है। नेतन्याहू और इजराइल की जो कुंडली है उसमें भी अभी आक्रामक ग्रह थे, लेकिन अब धीरे धीरे शांति हो रही है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है वो इस समय बहुत खराब स्थिति में, और अमेरिका के ऊपर जो है शनि की 7.5 का प्रभाव आ रहा है। तो मुझे लगता
लगता है कि अमेरिका की स्थिति डामाडोल बनेगी। अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर होने वाला है। कहीं ना कहीं झुक करके समझौता करेगा, लेकिन अगली रणनीति के लिए ये तैयार रहेंगे, अपनी पूरी की पूरी तैयारी करेंगे। हम्म। उसके बाद ये सत्ता परिवर्तन करेंगे ईरान के अंदर। जब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा नहीं, तब तक वहां पर शांति हो नहीं सकती और युद्ध का टकराव कभी खत्म हो नहीं सकता। ठीक है रावत जी, जिस तरह से फिलहाल आपने कहा कि अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि फिलहाल अपनी जिद पर टिका हुआ है अमेरिका, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी कई बार जो है भविष्यवाणी सामने देखने को मिलती है, भविष्यवाणी की जाती है कि उन पर कोई हमला हो सकता है, उनको बड़ा नुकसान हो सकता है, या उनके साथ भी सत्ता परिवर्तन का कुछ बड़ा खेल हो सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है? बिल्कुल, वो तो मैंने आपको कहा है अभी कि हम्म। उनकी जो कुंडली सिंह लगन की कुंडली है, और हम्म। सिंह लगन और या सिंह राशि के ऊपर इस समय सबसे बुरे ग्रह चल रहे हैं। हम्म। अपने देश का अरबों डॉलर खरबों डॉलर का नुकसान कर दिया उसने बिना मतलब के। हम्म। और वो खुद भी परेशान हो रहा है। उसके उसकी बेटी पे हमले हुए हैं, उसके हम्म। ऊपर भी हमले हुए हैं। यानी अभी छुटपुट हमले हो रहे हैं, और अगर कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो गया हम्म। या उनका जो प्लेन है उस पर कोई हमला हो गया तो उनकी हम्म। जान को खतरा है। तो उनकी जान को तो खतरा भी चल रहा है। तो हम्म। अभी तो 2028 तक उनकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है। और उनके खुद के भी जो देश है उसमें अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, लोग उनसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। हम्म। अमेरिका की छवि खराब हो रही है हर जगह पर। वो व्यक्ति साइको है, और हम्म। उसका चंद्रमा नीच का। जो व्यक्ति साइको होता है, जो शासक साइको होता है, तो अपनी सेनाओं को बिना मतलब के मरवा देता है, अपने देश का नुकसान कर लेता हम्म। है। वही डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ग्रह बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसकी जान को खतरा लगातार बना हुआ, और आगे ये हादसे हो सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले हम्म। डूबेंगे। तो जो ईरान तो मरेगा ही मरेगा, हम्म। लेकिन वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका पे बहुत बड़ा हमला ऐसा करेगा कि जिसकी वजह से वो त्राह त्राह मच सकती है। कि जैसे 9/11 का हमला किया था उस समय पर तालिबान वालों ने और बिन लादेन ने, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। क्योंकि ईरान के बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं जान पे बाजी लगा करके इस पर हमला कर सकते हैं, व्हाइट हाउस पर हमला कर सकते हैं, और इसकी जान को भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति कुंडली के अंदर उसकी के अंदर बन रही है। और हम्म। अभी अगली 1 साल के बाद शनि नीच का हो जाएगा। और जैसे ही शनि नीच का होगा तो वो उस समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत भारी हो जाएगा, और मार केस लगेगा उनके ऊपर। हम्म। तो अभी बहुत अच्छे प्लेनेट डोनाल्ड ट्रंप के नहीं है। हम्म। ठीक है, ऐसे में देखिए चाइना और रूस की जो है भूमिका बार बार सामने आती है, पाकिस्तान की भूमिका रावत जी बार बार सामने आती है। पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश जो है वो लगातार करता रहता है। ऐसे में रूस, चीन और पाकिस्तान को आप इस स्थिति में कैसे देख रहे हैं? ये तो एक मजाक और चुटकुला हो गया। जो प्यादा होता है ना, प्यादा, और हम्म। प्यादे कभी समझौता नहीं कराते। बूट हम्म। पॉलिश करने वाला कभी कोई समझौता नहीं करा सकता। जो चाइना के जूते चाट रहा है, जो हम्म। अमेरिका के जूते चाट रहा है, जूते चाटने वाला व्यक्ति कभी समझौता करा सकता है? हम्म। कोई चपड़ासी कभी किसी दो IAS का समझौता करा सकता है, हम्म। या कोई नौकर आपके घर का समझौता करा सकता है? वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए है कि अमेरिका इसको प्यादा बना करके हम्म। उनको लगा है ग्राउंड पर अगर हम कभी हमला करेंगे ईरान के ऊपर, तो हम जो एंट्री जो है पाकिस्तान से ले सकते हैं। पाकिस्तान के जो बेस है उनका इस्तेमाल करके हमारी सेनाएं ग्राउंड पर उतर सकती हैं, हम्म। और हम ईरान के अंदर घुस सकते हैं। तो जब वो घुसेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थ्रू ही घुसेंगे। बीच में से एकदम एंट्री करेंगे तो मारे जाएंगे, हम्म। क्योंकि एक कोने से ही उनको घुसना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए इनकी मजबूरी है अमेरिका की, कि इस प्यादे को साथ में रखना। और ये उछल रहे हैं कि हमारी तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है। इनकी क्या वैल्यू है? जो हम्म। आदमी खुद अनस्टेबल है, भीख मांगने के लिए तैयार है, बैंक तरफ हो चुका है, हम्म। जहां पर अमेरिका को भी पता है कि उन्होंने किस प्रकार से बिन लादेन को वहां से पकड़ा था, मारा हम्म। था। आतंकवाद का गढ़ है वो भी उनको पता है। 9/11 जैसा हमला, और उसके बाद उसका छिपना, अमेरिका से कुछ हम्म। छिपा हुआ है कि जो अंग्रेज लोग हैं क्या ये समझते नहीं है? सब समझते हैं। लेकिन नीति के तहत इसको अभी प्यादा बना रखा है, इसकी कमर पर हाथ टिका रखा है कि बेटा तू बहुत अच्छा है और हमारे साथ है, और ये हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो तो हमेशा इसको मदद करते रहे। एक जैसे अंग्रेज लोग इंडिया के अंदर जो गद्दार लोग थे, उन गद्दारों को शाबाशी देते थे। तो ये तो एक गद्दार है, और ये इस्लाम जगत का गद्दार है सबसे बड़ा। तो हम्म। इस वजह से इसके ऊपर अभी हाथ टिका रखा है। इसकी औकात थोड़ी है कि ये समझौता करा देगा। हम्म। इसकी औकात तो ईरान को भी कहने की नहीं है कि तुम जा करके मान लो किसी बात को। हम्म। और इजराइल और अमेरिका तो मानने वाले हैं ही नहीं, वो तो अपनी शर्तों पे कराएंगे। हम्म। ये तो सिर्फ एक इनको लगता है कि हमारा वहां पर बेस है,
और उस बेस से अगर ग्राउंड पे कभी हमें युद्ध करना पड़ेगा तो हम पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी देखना ये होगा कि फिलहाल ये परमाणु को समझौता जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कुछ चीजें ये और नई जो है लाता है इस युद्ध की स्थिति में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एच एस रावत जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक रखने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।